India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने हल्के मोटर वाहन या LMV का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों को लेकर बड़ा फैसला सुना है। कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि LMV का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 7,500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहन को चलाने के हकदार हैं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिससे ये साबित हो सके कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के लिए LMV लाइसेंस धारक जिम्मेदार है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने प्रधान न्यायाधीश सहित 4 न्यायाधीशों की ओर से फैसला लिखते हुए कहा है कि ये मुद्दा हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारकों वाले चालकों की आजीविका से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हल्के मोटर वाहन या LMV के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति बिना किसी विशेष अनुमोदन के 7,500 किलोग्राम से कम भार वाले परिवहन वाहन को चला सकता है। अगर वाहन का कुल भार 7,500 किलोग्राम से कम है तो LMV लाइसेंस वाला चालक ऐसे परिवहन वाहन को चला सकता है। कोर्ट ने कहा है कि उसके समक्ष ऐसा कोई डेटा नहीं लाया गया है जो ये दर्शाता हो कि परिवहन वाहन चलाने वाले LMV लाइसेंस धारक सड़क दुर्घटनाओं का महत्वपूर्ण कारण है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या को अपनाते हुए कोर्ट ने मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निर्णय का समर्थन किया है। कोर्ट ने परिवहन वाहन चालकों की आजीविका के मुद्दे पर परिप्रेक्ष्य से भी इस मुद्दे पर विचार किया। 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मुद्दे पर विचार कर रही थी कि क्या लाइट मोटर व्हीकल के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति उस लाइसेंस के आधार पर 7,500 किलोग्राम से अधिक भार रहित लाइट मोटर व्हीकल क्लास के परिवहन वाहन को चलाने का हकदार हो सकता है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। संदर्भ मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस रॉय ने पीठ की ओर से निर्णय लिया। वर्तमान मुद्दा सबसे पहले मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फैसले में उठा था। इस मामले में जस्टिस अमिताभ रॉय, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस संजय किशन कौल की 3 जजों की पीठ ने माना कि 7,500 किलोग्राम से कम भार रहित परिवहन वाहन को चलाने के लिए लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस में अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार LMV ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति लाइट मोटर व्हीकल क्लास का परिवहन वाहन चलाने का हकदार था जिसका भार 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं था। 2022 में मुकुंद देवांगन के मामले में दिए गए फैसले पर समन्वय पीठ ने संदेह जताया और मामले को 5 जजों की पीठ को सौंप दिया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आजीविका के मुद्दे पर वर्तमान मामले में संभावित प्रभाव की ओर इशारा किया। इसने संघ से आजीविका के मुद्दे और सड़क सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए कानून में संभावित नीतिगत बदलावों पर विचार करने को कहा। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि ने पीठ को ये भी बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में प्रासंगिक संशोधनों से संबंधित संभावित नीतिगत बदलावों पर राज्य सरकारों के साथ वर्तमान मुद्दे पर विचार विमर्श लगभग पूरा हो चुका है।
हालांकि चूंकि विचार विमर्श से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, इसीलिए न्यायालय ने मामले को गुण दोष के आधार पर तय करने का फैसला किया और 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 197 उपधारा 1 जो ये प्रावधान करती है कि सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कथित अपराधों के लिए लोक सेवकों और जज पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मामलों पर लागू होगी। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील खारिज की, जिसमें पूर्व मंजूरी के अभाव के आधार पर आईएएस अधिकारी के खिलाफ संज्ञान आदेशों को रद्द कर दिया था और प्रतिवादी विभू प्रसाद आचार्य के खिलाफ आरोपों में भूमि आवंटन में आधिकारिक पद का दुरुपयोग, संपत्तियों का कम मूल्यांकन और अनधिकृत रियायतें शामिल थी, जिनसे कथित तौर पर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी से जुड़ी निजी कंपनियों को फायदा हुआ, जबकि सरकार को काफी वित्तीय नुकसान हुआ। ईडी ने आरोप लगाया कि आचार्य ने इन लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रमुख हस्तियों के साथ साजिश रची। आचार्य ने तर्क दिया कि उन्होंने आधिकारिक क्षमता के भीतर काम किया है। ये तर्क देते हुए कि अभियोजन के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत पूर्व सरकारी मंजूरी आवश्यक थी। ईडी ने तर्क दिया है कि पीएमएलए धारा 65 और 71 के तहत अब अधिभावी प्रावधानों वाला एक विशेष कानून है, इसके लिए इस तरह की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ईडी ने कहा है कि आरोपों में निजी लाभ के लिए आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग शामिल है। इस प्रकार धारा 197 सीआरपीसी द्वारा दी गई सुरक्षा को नकार दिया गया। ईडी ने आगे तर्क दिया कि पीएमएलए के तहत कार्रवाई के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीएमएलए हर चीज के लिए पूर्ण कोड प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 21 जनवरी 2019 की पीएमएलए के तहत कार्रवाई में विशेष न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए संज्ञान आदेशों को खारिज करते हुए रद्द करने की याचिका को अनुमति दी है। हाईकोर्ट ने माना है कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत आवश्यक पूर्व मंजूरी की कमी ने संज्ञान आदेशों को अस्थिर बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मजिस्ट्रेट का मानना है कि दोनों शिकायतों का मूल अलग अलग है तो नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट के खिलाफ दूसरी शिकायत की स्वीकार्यता पर कोई रोक नहीं है। समता नायडू और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य में न्यायालय ने कानून की स्थिति तय की कि अगर शिकायत का पहले किया गया निपटारा गुण दोष के आधार पर था तो पहली शिकायत में उठाए गए लगभग समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत स्वीकार्य नहीं होगी। समता नायडू के मामले से प्रेरणा लेते हुए जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने स्पष्ट किया है कि समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाएगा। यानी जब पहले के आदेश करने के आदेश में कोई कमी हो, ये देखते हुए पहले की शिकायत खारिज करने के आदेश में कोई खामी नहीं थी और न ही शिकायतकर्ता द्वारा खारिज करने के आदेशों को चुनौती दी गई। अदालत ने कहा है कि पहली शिकायत में उल्लेखित आरोपों के एक ही सेट पर दूसरी शिकायत दर्ज करने से दूसरी शिकायत गैर सहायक हो जाएगी और अदालत ने स्पष्ट किया है कि पहले की शिकायत को खारिज न करना सीआरपीसी की धारा 203 के तहत हर मामले में शिकायतकर्ता को दूसरी शिकायत दर्ज करने का अधिकार केवल इसीलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि कुछ फैसलों में ये माना गया है कि गुण दोष के आधार पर पहले ही शिकायत खारिज किए जाने के बाद दूसरी शिकायत को भी बनाए रखना संभव नहीं होगा। न्यायालय ने कहा है कि ये प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, यानी कि पहले की शिकायत को पहली बार में ही कैसे खारिज किया गया। हाईकोर्ट के रोक के बावजूद यूपी में एक मकान किराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए पीड़ित को अंतरिम राहत के तौर पर 25 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन रिपोर्ट 1 महीने के अंदर कोर्ट में दाखिल करने को कहा गया।
सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार द्वारा इस तरह घर गिराए जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम अतिक्रमण को वैध नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे गिराना शुरू कर सकते हैं, ये अराजकता है। आप किसी के घर में इस तरह किसी को गिरा देंगे। सीजीआई ने कहा है कि पूरी तरह से मनमानी है। आप बताएं उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया। हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, आपने केवल वहां जाकर लोगों को सूचित किया था। वहीं जस्टिस पारदीवाला ने कहा है कि आपके पास ये कहने का क्या आधार है, ये अनधिकृत था। आपने 1960 से अब तक क्या किया, पिछले 50 वर्षों से आप क्या कर रहे थे, ये मनमानी। राज्य को एनएचआरसी के आदेशों का सम्मान करना चाहिए। वहीं इस मामले में एनएचआरसी में की गई शिकायत के बाद एनएचआरसी ने भी कहा है कि 3.70 वर्ग मीटर का अतिक्रमण था, लेकिन पूरे घर को ध्वस्त करने का कोई औचित्य नहीं था। साथ ही एनएचआरसी ने याचिकाकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने, याचिकाकर्ता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने और अधिकारियों के खिलाफ विभागीय या दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की गई थी। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सामाजिक मान्यता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मेडिकल क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों को अवसर देने और मेडिकल कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया में दिव्यांगता के जांच के लिए गुणात्मक मानक तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अपने फैसले में पीड़ित उम्मीदवारों को नीट यूजी 2024 के लिए चल रही काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी। ऐसा करते हुए कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि दिव्यांग व्यक्तियों को सहानुभूति के तत्व के साथ ही नहीं बल्कि उस समाज के लिए एक अनिवार्य हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए जिसमें हम आज रहते हैं। देश में व्याप्त सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने की राष्ट्रीय परियोजना को प्राप्त करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने के उद्देश्य से आगे बढ़ना अनिवार्य है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि कैसे दिव्यांग व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवा कार्यबल के हिस्से के रूप में शामिल करने से दिव्यांग व्यक्तियों के समुदाय के लिए अधिक संवेदनशील और स्वागत करने वाला माहौल बनेगा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ऐसे व्यक्ति होंगे जिनसे वे संवाद कर सकते हैं, अधिक सहज महसूस कर सकते हैं। और न्यायालय ने उन नियमों को भी उनकी निंदा की है जो कि दिव्यांग व्यक्तियों को मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने से रोकते हैं। स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ में दिव्यांग व्यक्तियों का समावेश गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण घटक है और दिव्यांग व्यक्तियों को के कारण मेडिकल पद्धति के मानक को कम करने के बारे में चिंता व्यक्त करने वाले दिशा निर्देशों और सिफारिशें इस तथ्य को नजरअंदाज करती है कि मानक शुरू में पर्याप्त नहीं हो सकते। साथ ही पीठ से पीड़ित उम्मीदवार की सुनवाई कर रही थी और जिसे इस आधार पर एमबीबीएस करने से अयोग्य घोषित किया गया कि एनएमसी दिशा निर्देशों के अनुसार याचिकाकर्ता की स्थिति वाले लोगों के लिए एमबीबीएस करने के लिए दिव्यांगता को 80% से कम करना आवश्यक है। शरद पवार बनाम अजीत पवार घड़ी सिंबल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने अजीत पवार गुट को आदेश दिया है कि घड़ी चुनाव चिन्ह के साथ ही डिस्क्लेमर 36 घंटे के भीतर हिंदी, अंग्रेजी और मराठी अखबारों में उसी भाषा में अपने घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर हमारे निर्देशों के मुताबिक डिस्क्लेमर प्रकाशित करेंगे। साथ ही कोर्ट ने अजीत पवार गुट से अनुपालन रिपोर्ट का हलफनामा दाखिल करने को कहा है। एनसीपी के दोनों धाड़ों के बीच चुनाव चिन्ह विवाद मामले में शरद पवार गुट के वकीलों ने दलील दी कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक समाचार पत्रों और अन्य जगहों पर अजीत पवार गुट ने कोई घोषणा और स्पष्टीकरण प्रकाशित नहीं किया है। सुनवाई के दौरान अजीत पवार के वकील ने कोर्ट को बताया है कि हमने अपना अंडरटेकिंग दाखिल किया है, हम कोर्ट के पिछले आदेशों का पालन कर रहे हैं, हमने इसकी फोटो भी दाखिल की है और इन सब के बावजूद हम समाचार पत्रों में नए अंडरटेकिंग के साथ ही विज्ञापन दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि न्यूज़पेपर में डिस्क्लेमर प्रकाशित करने में इतना समय क्यों लग रहा है। अजीत पवार के वकील ने आरोप लगाया कि शरद पवार गुट ने अदालत में झूठे बयान दिए हैं और कोर्ट ने आदेश का पालन न करने की एक भी घटना नहीं हुई।
शरद पवार के वकील ने कहा है कि अजीत पवार गुट ने वीडियो हटा दिए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो हो रहा है वह ये है कि अजीत पवार से जुड़े लोग शरद पवार की वीडियो दिखा रहे हैं और जिसमें घड़ी लगी हुई है। इनके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कल कहा कि कोर्ट में कुछ नहीं होगा, हम घड़ी के निशान पर लड़ेंगे। कोर्ट ने कहा है कि हमने अजीत पवार गुट को चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति दी, लेकिन ये कुछ शर्तों के अधीन है। 24 घंटे या अधिकतम 36 घंटे के भीतर अजीत पवार गुट समाचार पत्रों में डिस्क्लेमर प्रकाशित कराए। और शरद पवार गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि कोर्ट के पिछले आदेश की रोज अवहेलना की जा रही है। अजीत गुट कहता रहता है कि शरद पवार हमारे भगवान हैं, ये बार बार उल्लंघन हो रहा है। घड़ी के चिन्ह के साथ शरद पवार का नाम भ्रम पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट 13 नवंबर को मामले पर अगली सुनवाई करेगा। दिल्ली में यमुना नदी के घाट पर छठ पूजा की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। पूर्वांचल नवनिर्माण संस्थान की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यमुना नदी में छठ पूजा की इजाजत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि यमुना का पानी इतना गंदा है कि आप खुद बीमार पड़ जाएंगे, इसी वजह से हम इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने चिंता जताई है कि लोगों को यमुना नदी में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए लोगों को यमुना नदी में नहीं जाने चाहिए और ऐसे में हाई कोर्ट ने कहा है कि इस बात पर किसी को कोई विवाद नहीं है कि यमुना में प्रदूषण नहीं है। अगर कोई यमुना में रह गया तो उसकी सेहत पर असर पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यमुना की हालत ऐसी नहीं है कि उसके अंदर जाकर पूजा की जाए। बीते दिनों एक व्यक्ति ने यमुना के अंदर डुबकी लगाई थी तो वह 2 दिन अस्पताल में आईसीयू में भर्ती रहा था। हाईकोर्ट ने कहा कि जो समय है वो बहुत कम है और छठ की पूजा शुरू हो चुकी है। ऐसे में इस आखिरी समय में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आपको यमुना के पानी की स्थिति के बारे में पता है, फिर भी आप पूजा के लिए यमुना के पानी में जाने की मांग कर रहे हैं। यमुना के आसपास 800 कॉलोनियां हैं जिनका अनट्रीटेड सीवेज सीधे यमुना में जा रहा है और हम एक दिन में यमुना साफ नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि आप यमुना की सफाई चाहते हैं तो आप यमुना की सफाई को लेकर याचिका दाखिल करें, हम उस पर सुनवाई करेंगे। हाँ, अगर खुद यमुना के घाट को साफ कर सकते हैं तो साफ करिए। हाईकोर्ट ने कहा कि हम यमुना ड्रेन के पास रहने वाले 241 झुग्गीवासियों से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन नेता अक्सर भाषण देते हैं, वे इन लोगों को नहीं हटने देंगे। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि मान्यताओं के अनुसार पूजा नदी के बहते पानी में की जाती है, टब या किसी स्विमिंग पूल में की जा नहीं सकती है और ऐसे में हमारी मांग है कि हथनीकुंड बैराज से इसके लिए पानी छोड़ा जाए ताकि पानी साफ हो सके और लोग अपने घरों को दिल्ली से वापस जा रहे हैं और ताकि वह छठ पूजा नदी में कर सकें। याचिकाकर्ता ने कहा है कि छठ पूजा पर 2019 में कोरोना के दौरान घाट पर पूजा करने पर बैन लगाया गया था, उसके बाद फिर अब घाट पर पूजा करने पर रोक लगाई गई है। वहीं दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि यमुना में प्रदूषण बहुत है, किसी को भी उसमें जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हालांकि दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार पूजा के लिए पर्याप्त इंतजाम कर चुकी है और पूरी दिल्ली में 1000 से ज्यादा जगहों पर छठ पूजा करने के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें से कुछ नदी के घाट के पास ही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने का आदेश गृह मंत्रालय को देने की मांग मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई से जुड़े रिपोर्ट को पेश करने को कहा है। बता दें आपको कि जिस तरह से बताया ये जा रहा है कि साथ ही विघ्नेश शिशिर को 2 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एक ही मामले में 2 अलग अलग अदालतों में सुनवाई नहीं हो सकती है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई एडवांस स्टेज पर है। सीबीआई मामले में जांच कर रही है और विदेश मंत्रालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सील कवर रिपोर्ट दाखिल की है। दरअसल
इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। वह सुब्रमण्यम स्वामी ने हाई कोर्ट को बताया है कि हमारी याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका से बिल्कुल अलग है। अभी इस मामले पर सीबीआई जांच का कोई भी आदेश नहीं हुआ है। इस मामले में 29 अप्रैल 2019 को पत्र लिखा गया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। बीते 5 साल में सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में जानकारी मांगी गई थी और हमने गृह मंत्रालय से पूछा था कि उसने इस मामले में क्या कदम उठाया है। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर 6 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा। मुंबई के आईटीएटी में आरती ड्रग्स लिमिटेड का मामला लिस्टेड था और बता दें कि आरती ड्रग्स लिमिटेड की स्थापना 1984 में हुई और ये $900 मिलियन के आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। इस मामले में मैसेज टॉपमैन एक्सपोर्ट बनाम आयकर आयुक्त मामले का भी संदर्भ दिया गया। यहाँ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 28(3)(d) के साथ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक या डीईपीबी की बिक्री के तहत डीईपीबी ट्रांसफर से प्राप्त लाभ माना गया, जो निर्यात व्यवसाय के मुनाफे पर कटौती की गणना करता है। बता दें आपको कि इस नियम के तहत धारा 80(HHC) के लिए है। पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल एसोसिएट, जो हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगे। बता दें आपको कि फिलहाल जो ये पूरा मामला जो है वो डीईपीबी से जुड़ा हुआ है, इसकी बिक्री से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि मुंबई के आईटीएटी में आरती ड्रग्स लिमिटेड लिस्टेड था और आरती ड्रग्स लिमिटेड की स्थापना 1984 में हुई थी और ये $900 मिलियन के आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। तो मुंबई का ही पूरा मामला है। आपको बता दें कि आईटीएटी में आरती ड्रग्स लिमिटेड का पूरा मामला लिस्टेड था। आरती ड्रग्स लिमिटेड की स्थापना 1984 में हुई थी और ये $900 मिलियन के आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक हिस्सा है। डीईपीबी ट्रांसफर से प्राप्त लाभ इसमें माना गया है और जो निर्यात व्यवसाय के मुनाफे पर कटौती की गणना करता है और इस नियम के तहत धारा 80(HHC) के लिए है। पूरे मसले पर तमाम और जानकारी भी हम आपको देंगे। तो बता दें आपको कि मुंबई का दरअसल ये पूरा मामला है, जहां पर आईटीएटी में आरती ड्रग्स लिमिटेड का मामला लिस्टेड था। आरती ड्रग्स लिमिटेड की स्थापना 1984 में हुई थी। ये $900 मिलियन की आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। इस मामले में मैसेज टॉपमैन एक्सपोर्ट बनाम आयकर आयुक्त मामले का भी संदर्भ दिया गया। यहाँ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 28(3)(d) के साथ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक या डीईपीबी की बिक्री के तहत डीईपीबी ट्रांसफर से प्राप्त लाभ माना गया है,
जो निर्यात व्यवसाय के मुनाफे पर कटौती की गणना करता है। ये नियम के तहत धारा 80 HHC के लिए है। पूरे मसले पर आपको बता दें कि मुनाफे पर कटौती की मांग का ये पूरा मसला है। DEPB ट्रांसफर से प्राप्त लाभ का ये पूरा मामला है। मुंबई का दरअसल ये पूरा मामला है। तो बता दें आपको कि मुंबई के ITAT में आरती ड्रग्स लिमिटेड का मामला लिस्टेड था। बता दें कि आरती ड्रग्स लिमिटेड की स्थापना 1984 में हुई थी और ये $900 मिलियन के आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। इस मामले में मिसेस टॉपमैन एक्सपोर्ट बनाम आयकर आयुक्त मामले का भी संदर्भ दिया गया है। यहाँ आयकर अधिनियम 1961 की धारा और चलिए ज्यादा जानकारी देंगे इस इंडिया लीगल एसोसिएट फरहत नईम हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। फरहत, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मसले पर? हेलो जी फरहत, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी फरहत, क्या जानकारी है? ITAT में आप मौजूद थी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, तो आरती ड्रग्स लिमिटेड का केस आज इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल में लिस्टेड था। जी आरती ड्रग्स लिमिटेड की जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये एक 1984 में ये एस्टैब्लिश हुई थी और ये $900 मिलियन आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक हिस्सा है। तो इनके केस में मेजर्स टॉपमैन एक्सपोर्ट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस का रेफरेंस लिया गया था। ना ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक की सेल को इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के सेक्शन 28 के अंदर DEPB ट्रांसफर के प्रॉफिट को माना जाता है। ना ये प्रॉफिट एक्सपोर्ट बिजनेस के प्रॉफिट पर डिडक्शन कैलकुलेट करने के लिए सेक्शन 80 HSC के अंदर होता है। मैं आपको समझाऊं ये DEPB स्कीम क्या है। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक DEPB स्कीम जैसी एक फिस्कल इंसेंटिव लॉन्च किए। ये स्कीम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए एक्सपोर्टर्स को उनके एक्सपोर्ट के फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू पर एक फिक्स परसेंटेज का क्रेडिट देती है। ये जो क्रेडिट है ये FOB वैल्यू है, लाइक फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू पर प्रोडक्ट के वैल्यू पर एक वैल्यू कैप के बीच में जो भी कम होता है उसके हिसाब से दे दिया जाता है। एक्सपोर्टर्स को लगभग सभी इम्पोर्ट आइटम्स पर ये बेनिफिट मिलता है। बस रिस्ट्रिक्टेड गुड जैसे कि गोल्ड लिप्स, पेन और वॉचेस पर इसमें शामिल नहीं है इस स्कीम के अंदर। अब ये DEPB स्कीम जो है वो डिसकंटिन्यू की गई है और ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के अंदर इसे मर्ज कर दिया गया है।
लेकिन अगर मैं इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो ये एक हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये बेनिफिट देने के लिए ये कुछ तरीके से लोग बनाते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो कस्टम ड्यूटीज को न्यूट्रलाइज करना। स्कीम का एम था कि इम्पोर्टेड इनपुट्स पर जो कस्टम ड्यूटीज का इम्पैक्ट है वो बैलेंस हो जाए, जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, ताकि एक्सपोर्टर्स का जो कॉस्ट है वो कम हो। जैसे कि आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल अगर मैं देके बताऊं तो आप मानिए कि हम इंडिया में कोई मैन्युफैक्चर है, वो जूते बनाता है, वो लेदर के जूते बनाता है। अब लेदर के जूते वो इंडिया में बना के एक्सपोर्ट करता है, पर उसकी इम्पोर्ट एज इन जो उसका रॉ मटेरियल है वो बाहर से इम्पोर्ट करता है। अब अगर वो इम्पोर्ट करेगा उसे तो उसको उसमें एक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। और अगर तो अब वो जो इस स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट है वो इस कस्टम ड्यूटी पर इंपोर्ट की रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जो बिजनेस है ये इसका एक्सपोर्ट भी करेंगे, और हमारे जैसे कि नॉर्मल एक सिचुएशन है कि आप अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे देश को बेनिफिट होगा। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बनाया। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपोर्ट में वैल्यू एडिशन प्रमोट करना। DEPB ड्यूटी क्रेडिट रेट्स सेट करते वक्त एक्सपोर्ट से होने वाले वैल्यू एडिशन को ध्यान रखता था, और हाई DEPB रेट्स वाले प्रोडक्ट पर मिसयूज रोकने के लिए वैल्यू कैप लगाए गए थे। फ्लेक्सिबिलिटी देता था ये हमारे एक्सपोर्टर्स को। तो एक्सपोर्टर्स DEPB क्रेडिट को डिफरेंट इम्पोर्ट के लिए यूज कर सकते थे इसके अंदर। तो अगर इन शॉर्ट अगर मैं आपको इस स्कीम के बारे में बात बताऊं तो DEPB स्कीम का मकसद था कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को रॉ मटेरियल पर उनकी इम्पोर्ट कॉस्ट कम हो और उन्हें ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाया रखा जा सके। तो यही स्कीम का मकसद था। और इस केस में आज इस स्कीम के बारे में बात हुई, और अभी इस मैटर के लिए इसे नेक्स्ट डेट दे दी गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फरहत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.